बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी उसका क्विक रिव्यू करेंगे। ये क्विक रिव्यू ही आपको बताएगा कि एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। बगैर वक्त जाया किए बेटा हम मूव करते हैं। देखिए क्या कहता है जी। नंबर वन है जी। नंबर वन है बेटा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कहता है फैक्टोरियल नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी बेटा? क्रिश्चियन क्रैम्प नाम था मैथमेटिशियन का। 1760 से लेकर 1826 तक ये दुनिया में रहे। उसके बाद ये कूच कर गए दुनिया से और 1808 में इन्होंने फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट बेटा, अच्छा यहां पे वो कह रहे हैं कि लेट एन बी पॉजिटिव इंटीजर हो, देन द प्रोडक्ट एन एन माइनस वन एन माइनस टू, और ये ऐसे चलता जा रहा है 3 2 1 इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल आर एन। ये देखिए ये थोड़ा सा लिखने में इशू आया, मैं जरा आपको बता देता हूं कि ये किस तरह आ सकता है आपको। देखें ये एक है जी एन फैक्टोरियल और ये कैसे है, ये देखिए एन फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखे फिर भी ठीक है, या ऐसे लिखेगा एन फैक्टोरियल है और ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। ये फैक्टोरियल की नोटेशन है, यानी उल्टा ही डाल लेते हैं, यहाँ आप इसको कह ले एल डाल लेते हैं, सही हो गया। तो ये दोनों एक ही हैं, ये भी एन फैक्टोरियल ये भी एन। ये लिखने के मुख्तलिफ बेटा अंदाज है। अच्छा फिर क्या कहता है जी, अच्छा एन फैक्टोरियल बेटा इज इक्वल टू होता है एन एन माइनस वन एन माइनस टू और 3 2 1। तो देखिए ये असल में किया क्या, कंप्लीटली एक्सपैंड कर दिया है। देखिए एन फैक्टोरियल है, उसने क्या किया है, एन है एन में से कम कर दिया है, फिर एक कम कर दिया है, ठीक है। ऐसे चलते जा रहे हैं 3 2 1 इस तरह कंप्लीटली। लेकिन ये कंप्लीटली जब एक्सपैंड करेंगे तो फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, लेकिन जब रास्ते में रुकेंगे फॉर एग्जांपल एन माइनस वन तक, तो फिर क्या होगा एन एन माइनस वन फैक्टोरियल डालेंगे। अगर एन माइनस टू तक रुकेंगे तो फिर क्या होगा, फिर भी फैक्टोरियल आएगा। याद रखिए कि जब भी हम रास्ते में रुकेंगे तो हमारे साथ फैक्टोरियल आएगा, लेकिन जब हम कंप्लीटली एक्सपैंड करेंगे तो फैक्टोरियल नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एन फैक्टोरियल, ये बिल्कुल वही चीज बताई है। याद रखिए कि जीरो के फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन होता है, सही होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर। मैंने पहले बताया कि ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, यहाँ पे एन। तो कभी भी याद रखिए एमसीक्यूज में आपको आ सकता है कि नेगेटिव इंटीजर जो है उसका फैक्टोरियल क्या होगा, तो आपने कहना है ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। परमुटेशन क्या है, एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा ऑर्डर अरेंजमेंट, ये कि परमुटेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, याद रखिए, ठीक है। एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई चीज है उसके ग्रुप की जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, यानी जो तरतीब से उसकी जो आप अरेंजमेंट लगा रहे हैं उसको आप कहेंगे जी परमुटेशन। अच्छा जी, अब परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, आर जो है यहाँ पे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि आर जो है वो ग्रेटर देन एन है, लेस देन एन है, या लेस देन इक्वल टू एन है। तो आपने कहना है लेस देन इक्वल टू एन एट अ टाइम इज एन अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स है, जनरली डिनोटेड बाय एनपीआर। और एनपीआर को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी लिखते हैं, और आप इसको एन आर को ऐसे अंदर भी लिख लेते हैं, ये भी चलता है बेटा बिल्कुल, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं। एनपीआर का फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला नीचे वाला, बिल्कुल इसी तरह बेटा। अच्छा जी, अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहते हैं परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट। तो वो कह रहा है कि जब परमुटेशन निकालनी हो, जब कुछ चीजें सारी की सारी डिफरेंट ना हो, उनमें कुछ बार बार रिपीटेशन भी हो, फिर उसकी परमुटेशन कैसे फाइंड करनी है। लेट्स सी, अगर आपके पास कोई एन ऑब्जेक्ट्स हैं और एन वन एन टू एन थ्री डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट है, तो उसकी परमुटेशन कैसे फाइंड की जा सकती है, ये बेटा उन्होंने फार्मूला में बताया है कि जी इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं, लाइक दिस। देखिए मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है जी पाकिस्तान, ठीक है जी, पाकिस्तान। ये अब देखिए गौर करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या लेटर्स कह ले वो 8 है जी, 8 है। तो अब देखिए यहाँ पे रिपीट कितने हो रहे हैं, ए और ए, यानी ए इज रिपीटिंग टू टाइम, ए इज रिपीटिंग टू टाइम्स ये बेटा। तो इसका मतलब है एन वन इज इक्वल टू टू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर एन फैक्टोरियल जी, इसका फार्मूला होगा एन फैक्टोरियल एक्स इज इक्वल कैपिटल एक्स इज इक्वल एन फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल क्या बेटा 8 फैक्टोरियल, नीचे बेटा आ गया 2 फैक्टोरियल। तो यह आ गया 8 6 4 2, नीचे भी आ गया 2, ये गया
तो ये 4 को 6 से, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही बेटा आपके पास आंसर होगा। तो ये मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल भी दे दी है कि किस तरह आप परमुटेशन फाइंड करते हैं जब सारी की सारी चीज़ें सेम नहीं होती, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंट भी होती हैं। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं, देखिए क्या कहते हैं हमें। जी, सर्कुलर परमुटेशन है वो क्या? परमुटेशन ऑफ थिंग्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन ए सर्कल आर कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। देखिए सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है, ये देखिए जी बेटा, क्या क्या होता है असल में, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए बेटा, एक आप सर्कल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ गया सर्कल। अच्छा, अब आपने कुछ लोग बिठाए हैं, 1 2 3, नाम दे दें जी, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। आपने इनको मुख्तलिफ अरेंजमेंट में बिठाना है। तो उसका तरीकेकार होता है कि आप एक को फिक्स कर देते हो, ठीक है, यानी जो ए पर्सन है जिसको नाम आपने ए रखा है उसको आप कर देते हो फिक्स। जब आप इसको फिक्स कर देते हो आपने इसको माइनस कर देना, यानी टोटल नंबर जो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने थे एन, ए को आपने फिक्स कर दिया, यानी एन माइनस वन आ गया। एन माइनस वन का जो फैक्टोरियल होगा वही बेटा इसकी टोटल अरेंजमेंट होगी। देखिए ज़रा, ये बेटा नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन है, एन ऑब्जेक्ट्स, वो क्या होगी? एन माइनस वन फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन एट ए राउंड टेबल, यानी आप राउंड टेबल पे अगर किसी को बिठाते हैं तो उसकी अरेंजमेंट ये होगी। नेक्स्ट बेटा, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम बोथ साइड्स इज, ये फिर क्या हो सकता है बेटा? ये देखिए ज़रा, ये कब है, ये किसके लिए फॉर्मूला है? देखिए जब आप कोई बीड्स नेकलेस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा? नेकलेस, या कोई की रिंग ले लेते हैं, की रिंग, छल्ला जिसको अपने वर्ड में कहते हैं जी। जब की रिंग आ जाती है कोई, मतलब इस तरह, ठीक है, उसके ऊपर नाग वगैरह बीड्स लगे हुए हैं, या आपने कोई छल्ला लिया उसके ऊपर चाबियां लगी हुई हैं, तो बेटा उसकी जो परमुटेशन निकालने के तरीका क्या है इसमें? चूंकि आपको भी पता है कि नेकलेस की बात करें वो भी राउंड होता है, अगर छल्ले की बात करें की रिंग तो वो भी राउंड होता है, लेकिन इसके तल्लक तो सर्कुलर परमुटेशन के साथ है, यहाँ पे भी एक फिक्स होगा। लेकिन याद रखिए जब आप फ्लिप करेंगे ना, फ्लिप कहते हैं उल्टा करना, ठीक है, जब आप याद रखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बीट जो लगे हैं उनमें से एक आपने माइनस करना, उसका फैक्टोरियल लिखना है। लेकिन याद रखिए जब आप इसको उल्टा करेंगे तो इसके हाफ चांसेस नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, वही इसका फार्मूला होगा। ये किसके लिए है? ये किसके लिए बेटा? जब आप बात करें नेकलेस की या की रिंग भी लिख ले यहाँ पे, की रिंग की बात करें तो तब आप ये मामला करेंगे। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, तो जी ये आ गया। आगे बेटा कॉम्बिनेशन है, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क हो गया, वहां पे परमुटेशन में क्या था, ऑर्डर मैटर करता था, यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखिए एनसीआर को ऐसे लिखते हैं और एनआर लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं। ये देखिए लिखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, ठीक हो गया। तो ये जब एमसीक्यूज में आए तो आपने परेशान नहीं हो जाना, इसका फार्मूला ये होता है। देखिए ये एनपीआर की तरह फार्मूला है, ये देखें ये वाली चीज़ आर फैक्टोरियल, यहाँ पे थोड़ी चीज़ एक्स्ट्रा आई है, बाकी ये चीज़ें आप पहले जानते हैं। नेक्स्ट बेटा करते हैं जी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी, नंबर 1 एन सी जीरो एन एन, ये बेटा हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये याद रखिए, एन सी जीरो और एन एन इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। यानी कोई भी नंबर है 2 0 3 0, अच्छा 4 0, कुछ भी नंबर ले लें ऊपर, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी रख लें आप, तो जब नीचे 0 होगा आर की जगह तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और उसके बाद अगर सेम कर ले, यानी 2 2 कर ले, अच्छा 3 3 कर ले, 4 4 कर ले, कुछ भी कर ले, 100 100 कर ले, जो दिल करता है, सेम हो तो उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा। सही है, ये असल में इसका मतलब है। अच्छा अच्छा, अब देखिए ये जो ऐसे लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये भी है, याद रखिए ये 2C2, असल में ये लिखने के दो अंदाज हैं, ऐसे लिख लें या ऐसे, कॉम्बिनेशन को ये दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। अच्छा ये भी हो गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी, आगे कह रहे हैं NC1 इज इक्वल टू NCN-1 इज इक्वल टू N। ये याद रखिए ये दोनों N के इक्वल होते हैं, ठीक है, मुझे लगता है ये प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। NCR मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR होता है, ये भी एक नया आपके पास फार्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है, ये 4th पे, ये जी इसको देखते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं बेटा कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन।
वो क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसको हमने लेक्चर के अंदर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हुए हैं वहां पे हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं जी। ये बेटा हमारे पास ये एक रिजल्ट है, एन सी आर प्लस एन एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये बेटा हमारे पास, तो द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पोलीगॉन इज इक्वल टू दिस एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन एन साइडेड पोलीगॉन इज इक्वल टू दिस। तो ये देखिए क्या कहता है, देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स एन पोलीगॉन है तो यहाँ पे एन एन आएगा, अगर 8 का आएगा तो 8 8 आ जाएगा। ये एक फार्मूला है, बड़े इंपॉर्टेंट शार्ट है ये। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन यहाँ पे एन साइडेड, एन नहीं लिखा हुआ है, एन लिख लें आप, एन साइडेड पोलीगॉन इज इक्वल टू दिस होता है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे 2 इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ 3 इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि जब आपने ट्राइंगल बनानी है तो आपको 3 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है, यानी 1, ये 2 और ये 3, तो फिर ही जाके बनेगा। तो ये असल में मार्च रहा है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी। एन ऑपरेशन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आउटकम का जो असल में सेट होता है उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी, यानी जिसकी ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसा आउटकम जिसके बारे में आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या होना। मसलन आपने क्या किया, आपने लूडो का दाना फेंका है, आप पहले नहीं बता सकते कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था, आउटकम्स थे, उन्हीं आउटकम्स को अगर आप सेट में लिख लेते हैं वो सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब देखिए मुख्तलिफ चीज़ों के सैंपल स्पेसिस के बारे में हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैच हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, मैच। अच्छा, अब मैच हो रहा है तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, ये देखिए ज़रा, या तो विन कर सकते हैं, या तो टाई हो सकता है, या लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ें, या आप जीत सकते हैं, या बराबर हो जाएगा, या हार जाएंगे, इनके अलावा तो नहीं है। जितने आउटकम्स है, जितने चांसेस है वो लिख दिए हमने, इसको सैंपल स्पेस। अच्छा, इन अंदर वालों को एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये सारे को, और इनको सेट में लिख दे वो सैंपल स्पेस बन जाता है। ठीक हो। अच्छा, ये मैच हो रहा था। अब बात करें डाई की। डाई कहते हैं लूडो का दाना, उसकी सैंपल स्पेस क्या है, जितने चांसेस है, जारी बात है 1 से लेके 6 तक लगे होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। अब 7 तो नहीं आ सकता क्योंकि लूडो दाने में वो होता ही नहीं है। अच्छा, अब है जी, ये डाई फेंकी आपने, अब है जी सिक्का, कॉइन ले लें, कोई सिक्का ले लें, तो सिक्के में क्या होता है, या बाबा आना या मस्जिद। मम्मी डैडी माहौल में आप कह लें हेड टू टेल रोल, हेड टू टेल आ सकता है। ठीक है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि जब आप डाई 2 फेंकते हैं, डाई एट अ टाइम, तो फिर आपकी सैंपल स्पेस बढ़ जाती है। ये और बात है कि जब आप 2 कॉइन्स एट अ टाइम फेंकते हैं तो फिर आपकी सैंपल स्पेस चेंज हो जाती है। ये एक अलग इश्यूज हैं, ये हम क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी। एग्जाम्पल क्या है कि ये बिल्कुल वही बात की है कि कॉइन फेंका तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी। इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। जो सैंपल स्पेस की सबसेट होती है उसको इवेंट कहते हैं। नोट बेटा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज आल्सो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का सबसेट होता है, इसीलिए ये बेटा उसका सबसेट होगा। और इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। एस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, इसको श्योर या सर्टेन इवेंट कहते हैं, क्योंकि कोई भी किसी का इवेंट बने ना बने, एस तो बनेगा खुद जी। कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ये क्या कहता है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक इवेंट है ई, उसका जो उसके कंप्लीमेंट को इस ई बार से शो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हमारे पास सैंपल स्पेस है ई ये है, तो ई कंप्लीमेंट क्या है, ई कंप्लीमेंट असल में ये है कि आपने ई वाले सेट को इसमें से माइनस कर दिया है, यानी क्या किया है, यानी ई कंप्लीमेंट यानी कंजुगेट लिया है, क्या किया है, एस माइनस ई किया है। ठीक है, तो आपने उसमें से निकाल दिया एस में से, तो बाकी आपके पास ये आ गए। देखिए 3 2 नहीं लिखा, बस ये 2 नहीं लिखे, बाकी देखिए जो लिख लिए वो आपके पास आ गए। ठीक है, ये बिल्कुल दिस इज लाइक कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये क्या होते हैं, ऐसे 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। क्या होता है बेटा, उनका इवेंट एम्प्टी होता है। ये देखिए इधर, इवेंट E1 है, E2 आप ए बी कह सकते हैं, उनमें कुछ कॉमन नहीं है।
तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये क्या होते हैं बेटा? ये वो इवेंट्स होते हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस होते हैं, यानी एक तरह के चांस हो। आपने सिक्का फेंका है, इतने उतने ही चांस हो कि बाबा आएगा, उतने ही चांस है कि मस्जिद आएगी, तो फिर पक्की बात है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं जी। प्रोबेबिलिटी क्या है जी? ये फ्रांस के दो मैथमेटिशियन थे, एक का नाम पास्कल था, एक का नाम पेरे डी फार्मेट था। इंट्रोड्यूस्ड, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इससे पहले भी चीज़ें आई हैं, आपने ये नाम याद रखने, याद रखिए। द प्रोबेबिलिटी इन न्यूमेरिकल इवेल्युएशन ऑफ ए चांस ऑफ पार्टिकुलर इवेंट वुड अकर। तो वो कह रहा है कि आप न्यूमेरिकली अगर किसी किसी के चांस को देखना चाहते हैं कि कितना, किसी की अकरेंस के कितने चांस हैं, उसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय लेप्लास, पीएस लेप्लास, ये देखें ये क्या होती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस्ड एम डिफरेंट बट इक्वल likely outcome, and outcomes of them are favorable to occurrence of the event E, then probability of occurrence of the event E is denoted by such that। तो इस तरह बेटा इसको लिखते हैं कि एक आपके पास कोई सैम्पल स्पेस ऐसा है, इवेंट आपने ई ले लिया है, उसका फार्मूला बेटा आपके पास ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ये असल में जो n है इस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, और ये n ऑफ s का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। ये बेटा असल में बात है। नेक्स्ट बेटा मूव करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ऑन प्रोबेबिलिटी है। याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बिलोंग करती है किससे, 0 और 1 के दरमियान। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखने का अंदाज है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल अगर है तो पक्की बात है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 की इक्वल होगी, यानी अगर किसी के चांस अक्रंस के 0 हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट, जारी बात है कि अगर किसी के चांस पक्के हैं कि जी पक्की बात है कि हमारे पास हेड ही आना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी। 1 यहाँ पे असल में 100% होता है, जिसको कहते हैं ना आप 100% प्रोबेबिलिटी में उसको 1 कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट करते हैं जी। ये बात है कि जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार लेते हैं तो वो इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ई, यानी आप क्या करते हैं, होल में से 1 में से उसको माइनस कर देते हैं। जिस तरह आप किसी सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं उसको यू में से माइनस करते हैं, यहाँ पे आप 1 से करते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं। इफ ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, then probability of occurrence of event A and B is given by। तो बेटा इसको इस तरह लिखते हैं, जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, जब उनमें कुछ कॉमन नहीं होता। अच्छा, कॉमन होता है, ठीक है। अब जब कॉमन नहीं होता तो फिर ये आ जाता है, यानी उनके इंटरसेक्शन में ये याद रखें, जब उनके इंटरसेक्शन में कुछ आता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं होता, तो ये कब है, जब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी होता है, तब ये फार्मूला आता है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो एम्प्टी है, यानी कुछ कॉमन नहीं है, और जब कॉमन हो तो फिर ये वाली बात है। असल में ये असल में माजरा है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर इज कॉल्ड, उसको बेटा क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बेटा असल में होगा, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे जो ये यूनियन जो है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये भी याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन आना था, यहाँ पे बेटा आप लिख लीजिए जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये बेटा तो आर में यूनियन आता है, एंड में इंटरसेक्शन आता है। तो सिंपली बेटा आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो एंड है उसका मतलब होता है, एंड जो होता है उसका याद रखिए, उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जो आर होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बेटा एडिशन। ये चीजें याद रखनी है, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, आर का मतलब बेटा एडिशन। एक ये भी याद रखिएगा एडिशन लॉस, जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी उनमें कुछ कॉमन ना हो, तो ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। और जब उनमें कुछ कॉमन जब उनमें कुछ कॉमन हो तो ये बेटा फार्मूला होता है कि उनमें कुछ इंटरसेक्शन भी होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को आप माइनस करते हैं। नेक्स्ट बेटा मल्टीप्लिकेशन लॉज है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो फिर क्या होगा कि इनमें इंटरसेक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
नेक्स्ट बेटा, अगर डिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, वो होगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। ये याद रखिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ वैसे फार्मूला, लेकिन आपने इसको फिर भी याद रखना है, ठीक है। एंटी टेस्ट में ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपने याद रखना है। डिपेंडेंट जो इवेंट जब आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी ए जो ए इंटरसेक्शन बी है या ए एंड बी कह लें, तो उसका बेटा ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये ज़रा याद रखना है। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।